हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। हम लोग मृणाल सर का इकोनॉमी कर रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को होने वाला है। ठीक है, 28 मई को, चाहे वो ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, एओईयू या एपीएफसी का, दोनों के लिए ये ज़रूरी होगा दोस्तों। ये लेक्चर पार्ट नंबर 17 है। ठीक है, जिसमें हम लोग तकरीबन 350 पेज तक कर चुके हैं। बाकी के पेज हम लोग आज करेंगे और मार्च के अंत तक हम लोग लगभग पीडीएफ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बनवार है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को दे दिया गया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल को मैंने 1 महीने पहले शुरू किया था, जीरो आईएएस को, और आप लोग का इतना प्यार है, इतना आपको चैनल अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है इसको इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये चैनल जो है 4000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिया है मात्र 1 महीने में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों, ये मृणाल सर का पीडीएफ है। आज पार्ट नंबर हमारा 17 है, लेक्चर नंबर 17 है। आपका स्वागत है जीरो आईएएस चैनल पे, और इस लेक्चर को मैं राहुल बनवाल प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो दोस्तों तकरीबन 350 के पेज के आसपास हम लोग जो है दोस्तों कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो देखिए हम लोग जो है पेज नंबर 340 कर रहे थे दोस्तों। तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और मार्च एंड तक आप लोग का ये जो पीडीएफ है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए उसका। कुछ पेज हो सकते हैं बचेंगे, तो उसको हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपको रिवीजन के लिए 50 दिन आपका मिल पाए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो 28 मई को है, तो अप्रैल में अगर आपका 20 दिन मिलता है और 25 दिन 30 दिन उधर 25 दिन अगर मिलता है आपका मई में, तो आराम से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ इस तरह से है कि आपको जैसे जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको रिवीजन करने में उतने दिक्कत की सामना जो है दोस्तों नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए जो अगला देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक देखते हैं। शुरू करते हैं इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 17। तो देखिए दोस्तों, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी डीआरसी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखिए बजट 2021 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। सरकार ने बोला था कि हम इनकम टैक्स के अंडर ये कमेटी बनाएंगे। इसका काम क्या है कि जो भी आदमी जिसको 50 लाख तक उनका इनकम है, टैक्स देने का इनकम है, और उसके विरोध में जो है डिस्प्यूट चल रहा है उनका इनकम से रिलेटेड, कब तक, 10 लाख तक। जो भी आदमी जिसको 50 लाख तक टैक्स सेबल इनकम है, साथ ही साथ 10 लाख तक अगर डिस्प्यूट चल रहा है इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो आदमी इस कमेटी को जा सकता है। तो कमेटी या तो उसका टैक्स का रेट को कम कर सकती है या पेनाल्टी को भी उसका छुटकारा दे सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं वो बिना कोर्ट गए, बिना आराम से इस कमेटी के पास जाके अपने डिस्प्यूट को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वही सब आपको करना है। फिर अगर ये कमेटी कुछ अपील करना है इसके विरोध में, तो आप इनकम टैक्स कमिश्नर, अभी प्रेजेंट में क्या है कि आपको अभी इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, अपील करना पड़ता है। फिर आप जाओगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, फिर आप हाई कोर्ट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। इसलिए बजट में बोला कि भैया कि जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं जो नहीं, तो अगर उनके साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो इस कमेटी में जाके अपना डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन कमेटी है, ताकि आपको क्या होगा, इससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन समझ रहे हो, यहाँ पे कोई बैठा होगा, ठीक है, और कंप्यूटर के थ्रू आप यहाँ पे टैक्स पेयर से बात करेगा, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ताकि जो है करप्शन ये सब भी ना हो। और टैक्स को चोरी को बचाने के लिए और क्या क्या किया गया है दोस्तों, तो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ ज़्यादा अमाउंट से कैश निकालते हो बैंक से, तो आपको 0.1% डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा पैसा अगर बैंक से निकालोगे, कैश में लेन देन करोगे, तो आपको 0.1 डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चिदम्बरम शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे इसको विड्रॉ कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि लोग जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करें। फिर है बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, प्रपोज किया था पुणे बेस्ड थिंक टैंक ने, किसको, बाबा रामदेव को। ये बोला था कि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है यूनियन और स्टेट का, उसको हटा देना चाहिए और उसको 2% टैक्स लेना चाहिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब अगर बैंक से आप लेन देन करो, उसके लिए आपको 2% टैक्स लगेगा, बाकी सरकार को पूरा
टैक्स हटा देना चाहिए, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। तो ये बोल वचन है, ये सब फालतू चीज़ें है ना। डायरेक्ट अगर टैक्स हटा देगी सरकार, इनडायरेक्ट टैक्स भी हटा देगी, तो सरकार पैसा कैसे कमाएगी दोस्तों। और सब आदमी का तो बैंक है नहीं, बैंक से लेन देन तो नहीं कर पाएगा। तो ये जो है फर्जी का, ऐसे फालतू का दिया गया था। अभी इंडिया में नहीं लगता है ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक SIT बना था ब्लैक मनी को लेकर 2014 में, ठीक है। चेयरमैन थे इसके MP शाह, और कुछ भी टैक्स ऑफिसर लोग इसके मेंबर थे। तो इसने रिकमेंड किया था कि ब्लैक मनी के अगेंस्ट भारत में जो है अलग अलग कानून होना चाहिए, ठीक है। बोला कि जैसे P नोट है, पार्टिसिपेटरी नोट्स मतलब एक देश का आदमी जब दूसरे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो वो P नोट्स के थ्रू करता है। P नोट्स एक तरीका जरिया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी ये सलाह दिया है ब्लैक मनी को कम करने की, उसको रिकमेंड, उसको जो है लागू करना चाहिए, ऐसा बोला है। उसी तरह सरकार ने क्लीन मनी को लाने के लिए, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी शुरू किया था, जिसमें अगर बड़े, आपको पता है विमुद्रीकरण के बाद लोगों के खाते में बहुत ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होने लगे। तो वेरीफाई करने के लिए कि ये जो पैसा आया है कहाँ से आया है, उसको देख रेख करने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी सरकार ने शुरू किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। फिर प्रोजेक्ट इनसाइट शुरू किया गया था। तो जो इनकम टैक्स है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोजेक्ट इनसाइट रिलेटेड है टैक्स से, ठीक है। क्लीन मनी रिलेटेड है टैक्स से। अब इतना बस थोड़ा सा, पूरा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग जो टैक्स जो चोरी कर रहे हैं उसको हम लोग ट्रैक करने का एक प्लेटफॉर्म है प्रोजेक्ट इनसाइट। उसी तरह प्रोजेक्ट सक्षम भी है। इसमें है कि जो एक्साइज और कस्टम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं दोस्तों, उसके लिए GST से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम लाया गया है। तो ये ब्लैक मनी के लिए नहीं है, टैक्स को अच्छे से देने के लिए है कि ताकि लोगों को टैक्स देने में आसानी हो। उसी तरह आयकर सेतु है। आयकर मतलब इनकम टैक्स ही होता है ना। तो इनकम टैक्स को पेमेंट कर लिए एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। फिर कैश ट्रांजैक्शन 2017 में लाया गया था कि ताकि 2017 में अगर लोग ट्रांजैक्शन करते, 2017 में आपका क्या था, आपको पता है कि आपका जो है उस समय आपका क्या शुरू हो गया था, डिमोनेटाइजेशन उसी समय था 16-17 में, है ना। तो लोग कैश में लेन देन कम करे, ज़्यादा नहीं करे, इसके लिए सरकार ने कानून लेकर आया, रेस्ट्रिक्शन लेकर आया। बोला कि कोई भी आदमी जो 2 लाख से ऊपर का कैश में लेन देन करता है और जो एक चीज़ से रिलेटेड, एक घटना से रिलेटेड है, तो इनकम टैक्स उसको पेनाल्टी को उनको देना पड़ेगा। और पूरा पैसा जो है कैश में रिसीव्ड अगर होता है तो 100% आपको जो है पेनाल्टी के रूप में कुछ पैसा देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। समझ में आ रहा है। तो मतलब एक आदमी एक चीज़ के लिए 2 लाख से ऊपर का लेन देन जो है कैश में नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनाल्टी देगा, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, ये भी ब्लैक मनी से रिलेटेड है, उसको दूर करने के लिए, जिसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक देखते हैं टैक्स एवॉइडेंस। टैक्स एवॉइडेंस का मतलब है कि लोग जो है जानबूझ के टैक्स एवॉइड करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो गैर कानूनी कर रहा है। इनकम टैक्स के रूल में ही कुछ ऐसा लूप होल होता है, कुछ खामियां होता है, जिसका यूज करके वो टैक्स को अपना बचा लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि लीगल लूप होल का यूज करके वो टैक्स नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स एवॉइडेंस, ठीक है। अब अगला है हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA एंड राउंड ट्रिपिंग, ठीक है। अब क्या होता है ये दोनों, तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट दोस्तों एक तरह का टैक्स का संधि है, दो या दो से बीच के देशों में होता है, अधिक देशों में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी टैक्स पेयर है, अगर वो एक देश में रह रहा है, मान लीजिए कोई आदमी A है, वो अगर इंडिया में रहता है, ठीक है, लेकिन वो पैसा कमा रहा है आपका चाइना से, ठीक है, अर्न्स इनकम इन अनदर, देन ही डिड नॉट पे डायरेक्ट टैक्स इन 2 कंट्री फॉर द सेम इनकम। तो मान लीजिए ये आदमी है इंडिया का, लेकिन पैसा कमा रहा है चाइना से मान लीजिए 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो 5 लाख रुपए पे या तो वो चाइना को टैक्स देगा या तो इंडिया को टैक्स देगा, दोनों को टैक्स नहीं देगा। उसी को बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर दोनों का टैक्स देता है तो डबल टैक्स होता है, और उसको अवॉइड करना है, मतलब एक ही देश में देना है, इसलिए उसका नाम पड़ा डबल DTAA। सिंपल है। चलिए, जिस तरह इंडिया मॉरिशस का DTAA है, अगर कोई मॉरिशस का आदमी या कंपनी है, वो इंडिया में शेयर खरीदता है और फिर उसको बेच देता है प्रॉफिट पे, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में वो कैपिटल गेन टैक्स देगा। मैंने बताया था कि कोई भी शेयर अगर कोई कंपनी खरीद के और लंबे समय के लिए फिर उसको बेचता है तो उसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, उसको जो है कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है,
लेकिन अगर DTAA साइन है किसी देश के साथ तो उसको अगर एक देश में उसने टैक्स दे दिया है तो दूसरे देश में देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या दिक्कत है, लूप होल क्या है कि इंडिया में जो है दोस्तों 10 से 20% GST है। ठीक है, जो CGT लिया जाता है, CGT माने कैपिटल गेन टैक्स, वो लिया जाता है, वो कितना है 10 से 20%, जबकि मॉरिशस में कितना है 0 से 3%, है ना। तो सभी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन क्या चाहेगा, वो ये दिखा देगा कि भाई कि मेरा जो इनकम आया है वो मॉरिशस से आया है और मॉरिशस में टैक्स बहुत कम लगता है, लेकिन वाकई में वो जो पैसा होगा दोस्तों वो इंडिया में ही कमाया गया होगा, लेकिन वो घुमा के इस तरह से दिखा दिया कि हमको जो पैसा है वो मॉरिशस से आ रहा है ताकि मॉरिशस में टैक्स हमको कम देना पड़े, है ना, और वो टैक्स देने से बच जाए। तो बहुत सारे नेता और बिजनेस में बॉलीवुड एक्टर क्या करता है, वो अपना मनी को हवाला के थ्रू इंडिया से भेज देता है ऐसा कंपनी में जिसका कोई नामो निशान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सेल कंपनी, जैसे ए नाम का कोई आदमी था, इंडिया में 10 लाख रुपए कमाया। अब उसको अगर 10 लाख रुपए ये रहेगा तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में, लेकिन ये दिखा देगा कि 10 लाख रुपए जो हम है ना, ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ट्रांसफ़र करके दिखा देगा कि कोई सेल कंपनी है। सेल कंपनी में ना ऊपर से आपको कंपनी दिखेगा, अंदर में कुछ काम नहीं होगा। तो इसकी मान लीजिए सेल कंपनी मॉरिशस में है, तो ये आदमी ये दिखा देगा कि 10 लाख रुपया हम जो है मॉरिशस की कंपनी से कमा रहे हैं, और वो दिखा देगा कि मॉरिशस में कमा रहे हैं और मॉरिशस में जो है टैक्स कितना है 0 से 3%, तो यहीं पे वो टैक्स दे देगा 0 से 3%। ठीक है, और बोल देगा कि चूँकि इंडिया और मॉरिशस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो अगर हम ये पैसा मॉरिशस में टैक्स दे चुके हैं तो हमको इंडिया में वापस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया मॉरिशस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। और ये पैसा कहाँ कमाया था दोस्तों, मॉरिशस से नहीं कमाया था, ये पैसा तो ये जो है वो 10 लाख कहाँ कमाया था, वो इंडिया में कमाया था, है कि नहीं। लेकिन वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गलत तरीके से मॉरिशस में, लिखा दिया कि हम जो पैसा कमाएं मॉरिशस से कमाएं। तो यही इसका क्या है, इस कानून का लूप होल है, कमियां हैं। ठीक है, कि दिखा देता है कि जहाँ से पैसा कमाता है वो नहीं दिखा देता है कि जहाँ से टैक्स वो दिया है वहाँ पे दिखा देता है। इससे क्या होता है, इंडिया को टैक्स का लॉस होता है। ठीक है, समझ गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। यहाँ का पैसा मॉरिशस में दिखा दिया, मॉरिशस में टैक्स का छूट ले लिया, फिर जो भी पैसा कमाया उसी पैसा को घुमा के फिर इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, अगर ये मान लीजिए ब्लैक मनी भी था या कैसे भी थी, एक तो उस पर टैक्स उसको नहीं देना पड़ा और वो मनी इसको वाइट में कन्वर्ट हो गई। इसी को हम लोग राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। इसका मतलब है द मनी दैट लिव्स द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल। तो अलग अलग चैनल से वो भारत को छोड़ता है एक देश को और मेक्स इट्स वे बैक इनटू द कंट्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यही पैसा जो है वापस दिखा देता है कि विदेशी निवेश के बारे में फिर इंडिया में आया है। इसलिए आप देखोगे कि मॉरिशस है या पनामा है, ये सबसे इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। आप अगर FDI देखोगे तो उसमें देखोगे कि मॉरिशस ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, FDI और FII। लेकिन अब देखो मॉरिशस तो छोटा देश है, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, तो वहाँ पे यही हो रहा है दोस्तों, राउंड ट्रिपिंग। इंडिया का ही पैसा है जो बाहर देशों में जाके सेल कंपनी के थ्रू वाइट मनी में कन्वर्ट होके और फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के नाम से आता है ना, इसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारा इसे ये सब ट्रीटी को क्या किया, हम लोग धीरे धीरे उसको देख रहे हैं कि यार जहाँ पे मिसयूज हो रहा है उसको हम लोग धीरे धीरे सुधार रहे हैं। ठीक, अब है टैक्स अवॉइडेंस थ्रू नॉन रेसिडेंस स्टेटस। जो NR होते हैं दोस्तों, नॉन रेसिडेंट में, नॉन रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट कौन होता है, जो 6 महीना से ऊपर इंडिया में रहता है एक साल में। अगर वो 6 महीने से कम रहेगा तो उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। तो नॉन रेसिडेंट का भी अगर हम स्टेटस ले लेते हैं तो भी हम टैक्स को छूट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर कोई रेसिडेंट है मतलब इंडिया में 6 महीने से ऊपर रह रहा है, तो अगर इंडिया से वो कुछ पैसा कमा रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स लगेगा, और वो इंडिया का रेसिडेंट है और विदेश से कुछ पैसा कमा रहा है तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कोई आदमी है इंडिया का है, ठीक है, अक्षय कुमार, वो अगर कनाडा से पैसा कमा रहा है तो उसको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट है, और अगर इंडिया के में ही वो पैसा कमा रहा है तो तब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में 6 महीना से ज़्यादा नहीं रहता है, तो वैसे आदमी अगर इंडिया से पैसा कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर विदेश से कमा रहा है तो नहीं देना पड़ेगा। और ये है कि देना पड़ेगा इंडिया में नहीं देना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि उस देश के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और एग्रीमेंट है तो फिर नहीं देना पड़ेगा, सीधा बात। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एग्जांपल वही है जो साल में 6 महीने से ऊपर, अब साल में 365 दिन होता है तो उसका आधा करोगे तो 182 डेज के आसपास आएगा। तो बजट 2020 के पहले ये था कि जो भी 182 दिन इंडिया में रहता है उससे ज़्यादा उसको रेसिडेंट बोलते हैं, तो इसको हटा के 120 डेज कर दिया गया दोस्तों।
नॉन रेसिडेंट क्या कौन होता है? जो इंडिया में के बाहर 246 दिन से ऊपर रहता है और 120 दिन अंदर में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। ठीक है, इससे यही फ़ायदा होगा कि आप इंडिया में ठीक है 246 दिन से बाहर रहो। इससे क्या होगा, अब हम क्राइटेरिया घटा दिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रेसिडेंट लोग इंडिया में जो है इन्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि कोई कंपनी है ए, वो पूरा अपना मैनेजमेंट जो है दोस्तों इंडिया में बैठ के कमा रही है, सब चीज़ में इंडिया से मैनेज कर रही है, लेकिन वो सिर्फ नाम से मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, सब काम कर रही है इंडिया से, पैसा कमा रही है इंडिया से। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है दोस्तों? इंडिया, ना कि मॉरिशस। तो माना जाएगा ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस जो है इंडिया से हो रहा है, इसलिए इसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, भले वो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है कि दूसरे देश में। अगर इंडिया में हो रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो क्या है कि जब भी MNC अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है सोर्स कंट्री से टैक्स हेवन में, ताकि हमको टैक्स ना देना पड़े, उसको ही हम लोग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी ए है, ठीक है, वो अमेरिका में कमाई है पैसा, अमेरिका से कमाई है पैसा 50 लाख करोड़, लेकिन ये दिखा देगी ये कंपनी कि ये जो 50 लाख करोड़ रुपए हम कमाए हैं वो अमेरिका से नहीं कमाए, वो कहाँ से कमाए हैं? मॉरिशस से। ठीक है, और दिखा देगी कि 50 लाख में या तो 50 लाख मॉरिशस से कमाए हैं या 50 लाख में से 10 लाख मॉरिशस से कमाए। तो इसने अपना जो प्रॉफिट था वो सोर्स कंट्री जहाँ से कमाया है उसको ट्रांसफ़र करके ऐसे देश में ले गया दोस्तों जहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है या लगता ही नहीं है। इसी को बोलते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि उसने अपना बेस को इरोड करके प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और ये ज़्यादातर MNC करती है जो एक से अधिक देशों में काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो इंडिया ने साइन किया है OECD का ज्वाइंट मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। सिंपल सा बात है, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया OECD के साथ, ताकि जो बेस इरोजन का एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का दिक्कत है वो उससे मुसीबत से बचा जा सके। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR। ठीक है,